अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग सेकेंडरी फेज़ के पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और बारी है 2013 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है जो कि ऑपरेट कर रहा है एट 79 हर्ट्स, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। एरिया ऑफ कॉइल है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कितने होंगे नंबर ऑफ टर्न्स वो हमें कैलकुलेट करने हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है 0.06 टेस्ला और वो प्रोड्यूस कर रही है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 149 वोल्ट्स। तो डेटा काफ़ी हद तक बिल्कुल क्लियर सा है। फ्रीक्वेंसी एफ 79 हर्ट्स, एरिया ऑफ कॉइल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर से हमें जाना है मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 2 मरतबा डिवाइड कराना पड़ेगा 100 से, क्योंकि ये स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि भाई एक मरतबा डिवाइड कराते हैं 100 से सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए, बट दिस इज़ नॉट सेंटीमीटर, दिस इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मरतबा डिवाइड कराना पड़ेगा 100 से, तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एन से शो कर रहे हैं, वो हमें फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.06 टेस्ला है, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम ई नॉट से शो करते हैं वो है 149 वोल्ट्स। तो न्यूमेरिकल है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से रिलेटेड, और उसका मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला जो कि होता है नॉब यानी कि एन ए ओमेगा बी। इन शॉर्ट आप नॉब याद रख सकते हो, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ कॉइल, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी, और बी जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी नहीं है बल्कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ओमेगा का फार्मूला हमें पता है, ओमेगा खुद बराबर होता है 2 पाई एफ के। अगर ओमेगा को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो फिर ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू यानी कि एन ए 2 पाई एफ इंटू बी। अब तो सारी वैल्यूज़ हमें पता ही हैं। मैक्सिमम ईएमएफ 149, और ये आगे वैल्यू एरिया की 2 आ गया, पाई की जगह 3.14, फ्रीक्वेंसी 79 है, मैग्नेटिक फील्ड 0.06, और रीअरेंज करेंगे ताकि एन अलग हो जाए, तो फिर आंसर आ जाएगा 149 डिवाइड बाय, इन सबको सॉल्व करके आया 1.488, और फिर वो इस तरफ जाके 149 के साथ हो गया डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 100 टर्न्स। यानी कि इस ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर 100 टर्न्स होंगे तो इतना ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। हाइड्रोजन एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है बाय अब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ दिस स्टेट, जिस स्टेट में वो जाएगा इलेक्ट्रॉन किसी भी हाइड्रोजन एटम के अंदर, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हमें क्वांटम नंबर उस स्टेट की पता करनी है। तो भाई इनिशियल ऑर्बिट तो हमें पता है ग्राउंड स्टेट है यानी कि एन आई बराबर है 1 के, और वहाँ पे उसने फोटोन को एब्जॉर्ब करा तो एक्साइटेड स्टेट में गया, तो ये एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी है 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फाइनल ऑर्बिट जिसमें उसने जंप किया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि एन एफ। तो हमें एक बात पता है, एक्साइटेशन एनर्जी के लिए ई एफ माइनस ई आई, जो भी फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी उसमें से माइनस करना पड़ेगा इनिशियल ऑर्बिट की एनर्जी, तो उनका जो डिफरेंस है वही एक्साइटेशन एनर्जी कहलाता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी ई आई होती है, फिर वो एक एनर्जी गेन करता है यानी कि डेल्टा ई, तो फिर वो पहुंच जाता है कहाँ तक, ई एफ तक। तो आप ये भी लिख सकते हो कि डेल्टा ई प्लस ई आई इज इक्वल टू ई एफ, या ई एफ माइनस ई आई इज इक्वल टू डेल्टा ई। वैल्यूज पुट करते हैं, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी 12.15, ई एफ फाइंड करना है, और ई आई यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 होती है, सो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे 13.6, और फिर ई एफ की वैल्यू को अलग करेंगे, इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस, सो 12.15 माइनस 13.6, ये आ जाएगा माइनस का 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई ये तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में, जिस ऑर्बिट में जंप करेगा उसकी एनर्जी होगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट एनर्जी से हमें जाना है उसके क्वांटम नंबर में। तो एक सिंपल सा फार्मूला है एनर्जी से नंबर ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट करने का, ई एफ इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाय एन एफ का स्क्वायर, यानी कि ई का जो फार्मूला है जनरल फार्मूला। सो वैल्यू पुट कर देते हैं ई एफ की -1.45, माइनस से माइनस हुआ सबसे पहले कैंसिल, और फिर एन एफ का स्क्वायर इस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 1.45 जाके हो जाएगा डिवाइड, सो 13.6 डिवाइड बाई 1.45 हो जाएगा 9.37। ये आंसर आया है एन एफ के स्क्वायर का। बट हमें एन एफ की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेने पर एन एफ आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3 के बराबर। ठीक है जी, 3.0 समथिंग होगा तो उसको आप अप्रॉक्सीमेटली 3 के बराबर ले सकते हैं। तो याद रखिए फाइनल ऑर्बिट की फाइनल स्टेट का जो क्वांटम नंबर है वो होगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। पेयर एनिलेशन हो रही है, जो कि कब हुई, जब हेड ऑन कोलिजन हुआ एक इलेक्ट्रॉन का एक पॉजिट्रॉन के साथ, और उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम थी। ठीक है, ये बात को हमने रखा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन दोनों की सेम है। तो प्रोड्यूस होते हैं पेयर ऑफ फोटॉन्स, और हर एक पेयर की जो एनर्जी वो 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
तो व्हाट वर द काइनेटिक एनर्जीज, कितनी थी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, दोनों की सेम ही थी, वही काइनेटिक एनर्जी पता करनी है और एम नॉट सी स्क्वायर गिवन है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ फोटोन ई से भी शो कर सकते हैं और एच न्यू से भी, तो हमने डायरेक्टली एच न्यू लिख दिया क्योंकि इक्वेशन में जो पेयर एनिलेशन की इक्वेशन है उसके अंदर एच न्यू लिखा होता है, इस वजह से हमने सिंबल में एच न्यू लिख दिया, वो आ गया 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि दोनों की ही सेम है तो सिर्फ के से शो कर देंगे, वो हमें फाइंड करनी है। इक्वेशन हमें पता है, जो इक्वेशन है पेयर एनिलेशन की, उसके मुताबिक दोनों जो पार्टिकल्स हैं उनकी रेस्ट मास एनर्जी 2 इसी वजह से आए क्योंकि दोनों की रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर होती है, और होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं दो फोटोन में। 2 आया क्योंकि दो फोटॉन्स होते हैं और फोटोन की एनर्जी शो होती है एच न्यू से, जो कि यहाँ पे 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दोनों एनर्जीज बराबर हैं बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो दोनों को मैंने बताया था हम एक कॉमन नेम देंगे, हमने एक कॉमन नेम दे दिया के का। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, 2h न्यू बराबर आ जाएगा 2 एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ पर 2 एम नॉट सी स्क्वायर के साथ जब दोनों ही के बराबर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ के। तो 2 को कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं या वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2.5, 2 इंटू 0.511 और फिर यहाँ पे आ गया 2k, फाइनली इनको मल्टीप्लाई करा के 5 आ गया और 2 इंटू 0.511 ये हो जाएगा 1.022 और प्लस 2k, ये वाली वैल्यू इस तरफ जाके होगी -5 माइनस 1.0022 3.978 और डिवाइड बाय 2 कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 1.989 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब हेड ऑन कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी इतनी ही थी और पॉजिट्रॉन की एनर्जी भी इतनी ही थी, 1.989 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 बहुत ही कॉमन न्यूमेरिकल है, नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम दिए हुए हैं हमें रेडियम के, और वो है 2.66 10 रेज टू द पावर 21, और वो डी के हो रहा है, उसकी हाफ लाइफ गिवन है और हाफ लाइफ है 1622 ईयर्स। फाइंड द डी के कॉन्स्टेंट एंड द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, हमें डी के कॉन्स्टेंट यानी कि लैम्डा ही पता करना है और एक्टिविटी ऑफ द सैंपल भी, और ये वैल्यू गिवन हो भी सकती है और नहीं भी, आप याद भी रख सकते हैं 1 ईयर के अंदर कितने सेकेंड्स हैं 3.15 10 रेज टू द पावर 7 सेकेंड्स। डेटा देख के बनाना है, नंबर ऑफ एटम्स एन से शो कर देंगे कितने हैं 2.666 10 रेज पावर 21 एटम्स, और हाफ लाइफ है 1622 ईयर्स। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो एक साल में जितने सेकंड होते हैं उससे मल्टीप्लाई करा देंगे इन दोनों को, या फिर अगर नहीं भी मालूम तो पहले ईयर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेज में, डेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में, आवर्स से मिनट और मिनट से सेकंड, तो आ जाएगा 5.10 एक्सपोनेंट 10 सेकेंड्स। डी के कांस्टेंट पता करना है और एक्टिविटी ऑफ द सैंपल मालूम करनी है। हाफ लाइफ का फार्मूला में पता है 0.693 डिवाइड बाय लेमडा, सो लेमडा को अलग कर लेते हैं, लेमडा अलग होगा तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं सेकंड्स में, सो डिवाइड करा देंगे 0.693 को इस वैल्यू से, आंसर आ जाएगा सेकंड इनवर्स में यानी कि 1.36 एक्सपोनेंट -11 सेकंड इनवर्स। ये आ गया हमारा डी के कांस्टेंट, जिसकी मदद से हम इजीली एक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं जो कि बराबर होती है लेमडा एन के। तो लेमडा की वैल्यू 1.36 10⁻11 और एन तो गिवन ही था हमें नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम, दोनों को मल्टीप्लाई करा के आंसर आ जाएगा 3.6 10 रेज टू द पावर 10, और एक्टिविटी का मतलब होता है कितने एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं पर सेकंड, तो यूनिट भी ऐसे लिखा जाएगा। दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है हमने, डी के कांस्टेंट भी आ चुका है और एक्टिविटी ऑफ द सैंपल भी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन हॉट एंड कोल्ड बॉडी, किसी इंजन की बात हो रही है जिसके हॉट और कोल्ड बॉडी के दरमियान का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो 120 डिग्री सेल्सियस है। अगर हीट इंजन की एफिशिएंसी 30% है तो हमें टेम्परेचर फाइंड करना है हॉट एंड कोल्ड दोनों बॉडीज़ का। तो डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स हमें गिवन है 120 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन भी लिख सकते हैं इसको। वजह यह है कि जो चेंज इन केल्विन होता है वही चेंज इन सेल्सियस होता है, अगर सेल्सियस में 1 डिग्री का चेंज आता है तो केल्विन में भी 1 डिग्री का ही चेंज आता है क्योंकि नंबर ऑफ डिविजन्स दोनों के इक्वल हैं। तो याद रखिए 120 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 120 डिग्री केल्विन, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एफिशिएंसी ऑफ इंजन 30%, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी T1 होती है और टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी T2। तो सिंपल सी बात है, कार्नो इंजन की बात हो रही है, हीट इंजन की बात हो रही है, तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे उसकी एफिशिएंसी का, इज इक्वल टू 1 - T2/T1 × 100। अब करेंगे क्या हम,
हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एलसीएम लेंगे, T1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो T1 आ जाएगा और माइनस का T2 अपनी जगह पर है और डिवाइड में T1 तो लिखा हुआ है जो हमने एलसीएम में लिया था। अब ये जो लिखा हुआ है T1 माइनस T2 ये दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस है जिसे हम डेल्टा T भी लिख सकते हैं। तो ये जो डेटा के अंदर डेल्टा T हमने लिखा है ये एक्चुअली आप T1 माइनस T2 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें पता है चेंज है तो T1 माइनस T2 की जगह पे आ जाएगा डेल्टा T। अब तो हो गई अरेंजमेंट, बस सिर्फ वैल्यूज पुट करके रीअरेंज करना है। एफिशिएंसी 30, डेल्टा T 120 डिवाइड बाई T1 इंटू 100, T1 इधर जाके होगा मल्टीप्लाई, 30 होगा इस तरफ जाके डिवाइड, सो 120 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 ये आ जाएगा 400 केल्विन। T1 है मतलब टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। अब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी निकाल सकते हैं इस डेल्टा T की मदद से, क्योंकि हमें पता है कि ये जो डेल्टा T है वो एक्चुअली बराबर किसके, डेल्टा T खुद बराबर होता है T1 माइनस T2 के। ठीक है, तो अगर मुझे T1 भी पता है डेल्टा T भी पता है तो T2 मालूम कर सकते हैं। सो डेल्टा T इज इक्वल टू T1 माइनस T2, वैल्यूज पुट करेंगे, 120 इज इक्वल टू 400 माइनस T2, माइनस का T2 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 120 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 400 माइनस 120 आ जाएगा 280 केल्विन। तो ये है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी का 400 केल्विन और कोल्ड बॉडी का 280 केल्विन। और केल्विन में भी इसी वजह से आंसर आया क्योंकि जो चेंज इन टेम्परेचर हमने पुट करा वो भी हमने केल्विन में ही पुट किया था, क्योंकि चेंज इन सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी वर्टिकल मेटल प्लेट की 25 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी एक चार्ज वो मालूम करनी है। 2 एक्सपोनेंट माइनस 10 कूलम वाला चार्ज है, प्लेस्ड इन फ्रंट क्लोज टू द शीट, शीट के बहुत करीब है और एप्सिलॉन नॉट हमें गिवन 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो डेटा बना लेते हैं भाई, हमें चार्ज ऑन स्फीयर गिवन है, कितना है वो है 2 एक्सपोनेंट माइनस 10 कूलम और सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 25 एक्सपोनेंट माइनस 6 है। अब फोर्स हमें फाइंड करनी है। तो एक चार्ज शीट की बात हो रही है ना, वन सिंगल, तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ड्राइव करते भी हैं, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू अ चार्ज प्लेट। ठीक है, स्फीयर का भी फाइनल आंसर तो ये आता है, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं चार्ज शीट की, वो है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हमें सिग्मा पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी लिखा हुआ है और हमें फोर्स चाहिए। तो इंटेंसिटी हमें पता है बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज के, तो वहाँ पे F अपॉन Q आ जाएगा और बस अब हमें रीअरेंज करना है, Q डिवाइड से जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा Q इंटू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ही पता है, Q भी पता है और एप्सिलॉन नॉट भी पता है, वैल्यूज़ पुट करेंगे और कैलकुलेटर में वैल्यूज़ रखने के बाद आंसर आ जाएगा 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 4 न्यूटन्स। तो इसका मतलब फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो चार्ज वो होगी 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 4 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12, रेजिस्टर्स हैं दो, 5 ओम और 2 ओम के, उनको आपस में पैरेलल कनेक्ट करा हुआ है और वोल्टेज है 9 वोल्ट बैटरी के साथ, पैरेलल वोल्टेज सेम रहते हैं, दोनों के लिए 9 वोल्ट होंगे। कैलकुलेट द करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टर 5 ओम, दूसरा 2 ओम, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स 9 वोल्ट है, करंट थ्रू R1 को I1 बोलेंगे, करंट थ्रू R2 को I2 बोलेंगे और पावर डिसिपेशन R1 के क्रॉस होगी P1 और अक्रॉस R2 होगी P2। तो करंट तो हम मालूम कर ही सकते हैं, ओम्स लॉ सिंपल सी बात है, वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो ओम्स लॉ के मुताबिक I1 इज इक्वल टू V ओवर R1 आ जाएगा। वोल्टेज क्योंकि पैरेलल में जुड़े हुए दोनों के लिए 9 ही होगा, पहले वाली रेजिस्टेंस है 5, सो 9 डिवाइड बाई 5 1.8 एम्पियर। सिमिलरली सेकेंड रेजिस्टर के लिए भी V ओवर R2 आएगा, V वोल्टेज तो उतना ही है, R2 की जगह पे 2 आ गया तो ये आ जाएगा 4.5 एम्पियर। अब करंट आ गए दोनों के, पावर डिसिपेशन पता करनी है, तो याद रखिए यहाँ पे एक ऐसा फार्मूला इस्तेमाल होगा, हमें पावर डिसिपेशन के 3 फार्मूले, यहाँ पे वो इस्तेमाल होगा जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट रखा जा सके, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट की मदद से पावर निकालनी है और वोल्टेज कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। तो एक ऐसा फार्मूला जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें, यानी कि P इज इक्वल टू VI। ठीक है, वोल्टेज दोनों के लिए कांस्टेंट है, सिर्फ I पर ही डिपेंड करेगी हमारी जो करंट की वैल्यू है, तो वो हो जाएगा P1 इज इक्वल टू V इंटू I1, 9 इंटू 1.8, तो ये हो जाएगा 16.2 वॉट। और इसी तरीके से पावर डिसिपेशन अक्रॉस सेकेंड रजिस्टर वो हो जाएगी P2 इज इक्वल टू VI2, यानी कि 9 इंटू 4.5 हो जाएगा 40.5 वॉट।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 15, वोल्ट मीटर जो कि मेजर कर सकता है 200 वोल्ट्स और उसकी टोटल रेजिस्टेंस है 20,000 ओम्स। व्हाट एडिशनल रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड, एडिशनल कितनी रेजिस्टेंस जोड़ें कि उसकी जो रेंज है वो 200 वोल्ट से बढ़ के 600 वोल्ट हो जाए। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर हमें पूरी गिवन है, वो है 20,000 ओम्स। इनिशियल रेंज ऑफ वोल्ट मीटर हमें गिवन है 200 वोल्ट। हम चाहते हैं उसकी फाइनल रेंज 600 हो जाए, तो एक्स्ट्रा सीरीज रेजिस्टेंस यानी कि RX कितना लगाना होगा। तो बात हो रही है यहाँ पे वोल्ट मीटर से रिलेटेड, तो वोल्ट मीटर का फॉर्मूला RX इज इक्वल टू I डिवाइड बाई IG माइनस RG। रुकना पड़ेगा, प्रॉब्लम यह है कि हमें IG नहीं पता। जब तक IG नहीं पता चलेगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जब तक सॉल्व नहीं कर सकते। तो ओम्स लॉ के जरिए उसको फाइंड करते हैं हम। VG इज इक्वल टू IG इंटू RG। सो IG इज इक्वल टू VG ओवर RG। VG हमें पता है 200 है इनिशियल, और जो रेजिस्टेंस है वो 20,000 है, तो ये आ जाएगा 0.01 एम्पियर। जैसे ही IG की वैल्यू हो गई, बाकी तो सब कुछ हमें पता ही है। इक्वेशंस रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सारी वैल्यूज़ रखनी है। RX इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 0.01 माइनस 20,000, ये हो जाएगा 60,000 माइनस 20,000, ये आंसर आ जाएगा 40,000 ओम्स। तो अगर हम 40,000 ओम्स की एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दें सीरीज़ में, तो यकीनन इसकी जो रेंज है 200 से बढ़ के 600 वोल्ट हो जाएगी।